नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर मयंक सर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए भूगोल से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पर जितने भी प्रश्नों को देखें उसका जवाब देने का प्रयास कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है वो आपसे क्या पूछा जा रहा है। और अभी तक जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि उन्हें हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर जो प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है कि पेड़ों की कतारों के बीच फसलें उगाने को क्या कहते हैं। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि पेड़ों की कतारों के बीच जो फसल उगाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो सामाजिक वनिका कहते हैं, या झूम कहते हैं, या तोमियो प्रणाली कहते हैं, या कृषि वनिका कहते हैं। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या कह रहा है दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं, तोमिया प्रणाली। ठीक है, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। चलिए, पेड़ों की कतारों के बीच फसलें उगाने की प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं, तोंगियो प्रणाली कहते हैं। ठीक है, यह जो है म्यांमार के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी की जाती है। ठीक है, भारत के अन्य भागों में ये चीज की जाती है, म्यांमार के साथ साथ ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे आम के पेड़ों के बीच में गेहूं की फसल। ठीक है, चलिए, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली तीन फसलें कौन सी हैं, बताइए सभी लोग। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली तीन फसलें कौन सी हैं दोस्तों, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, गेहूं, चावल और मक्का, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। गेहूं, चावल और मक्का जो है वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान प्रदान करने वाली फसलें हैं। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये मुख्य रूप से खाद्य फसलें हैं, जो कि 2016 और 17 में इनका उत्पादन सबसे अधिक हुआ है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सघन खेती का संबंध किससे है। तो सघन खेती का संबंध किससे है दोस्तों, आप सभी लोग बताइए। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सघन खेती का संबंध आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। ऑप्शन नंबर आपका सी जितने भी लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। सघन खेती का संबंध मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना है। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों 61 नंबर प्रश्न में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका रेशम। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है, बताइए। कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, आइवरी कोस्ट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोगों ने बताया है, आइवरी कोस्ट जो है कोकाओ के उत्पादन में सबसे आगे है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि तंबाकू की खेती के लिए मृदा में कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए। देखिए, तंबाकू की जो खेती होती है उसमें मृदा का तत्व पूछ रहा है, सबसे अधिक कौन सा तत्व होना चाहिए। तो आपका जो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को बताया है, पोटास, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए, भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती हैं उसका नाम है। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काट कर सीढ़ियां बना दी जाती हैं उसका नाम क्या है दोस्तों। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सोपानी कृषि, टेरिसिंग जिसे हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सोपानी कृषि पहाड़ों के ढलानों पर की जाती है जिसमें फसलों को अधिक पानी उपलब्ध हो सके। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और इससे जो होता है क्या, इससे भूमि का संरक्षण भी किया जाता है। सोपानी कृषि जो है ये मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों।
अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि कौन सी मृदा ऐसी है जो कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो आपका जो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जितने भी लोगों ने बताया है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, काली। ठीक है, कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त क्या है, काली आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि लंबे घास वाली प्रेयरी वनस्पति के नीचे बनने वाली मृदा को कहते हैं। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि लंबे घास वाली, यहाँ पर 66 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देख सकते हैं। लंबे घास वाली प्रेयरी वनस्पति के नीचे बनने वाली मृदा को हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चरनोजम मृदा। ठीक है, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है चरनोजम मृदा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है चरनोजम मृदा, ये चीज क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लंबे घास वाली प्रेयरी वनस्पति में पाई जाने वाली मृदा है। तो ये तो क्वेश्चन में ही लिखा है, लेकिन अगर मैं बताऊं इसके बारे में और अधिक, तो ये आप लोग जान लीजिए कि यह बहुत ही उपजाऊ मृदा है और इसके लिए खाद व पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। इसमें जो है ह्यूमस, आप लोगों को मैं लिख के बता दे रहा हूँ, आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें क्या है, ह्यूमस जो है ये क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, आप सभी का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में सही जोड़ा कौन सा है। तो देखिए, उत्तरी चीन चावल, दक्षिणी चीन गेहूं, केडी बेसिन कॉफी और मलेशिया रबड़। तो आपको बताना है सही जोड़ा इसमें से कौन सा है दोस्तों। आपका ऑप्शन पहला या दूसरा या तीसरा या आपका ऑप्शन नंबर चौथा। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोगों ने यहाँ पर बताया है सही जोड़ा मलेशिया का रबड़ से है, तो बिल्कुल राइट है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ये 4 वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी लोग देख सकते हैं, जितने भी लोगों ने बताया ऑप्शन नंबर डी 4 वाला ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और प्राकृतिक रबड़ जो है अत्यधिक जो है उत्पन्न किया जाता है कहाँ पर, आपका मलेशिया में। अगर वर्तमान समय की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया के थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम और मलेशिया जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है, तो मलेशिया के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड और इंडोनेशिया और वियतनाम, इन इन देशों में भी रबड़ का प्राकृतिक उत्पादन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कृषि की अत्यधिक विशेषीकृत रूप से संबंधित फसलें उगाई जाती हैं। आप सभी लोग बताइए दोस्तों, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कृषि की अत्यधिक विशेषीकृत रूप से संबंधित जो फसलें हैं वो कहाँ पर उगाई जाती हैं। दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हो जाएगा, बागान कृषि। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी बागान कृषि बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मृदा संरक्षण की जैव पद्धति क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है वो है आपकी ऑप्शन नंबर ए समोच्च कृषि। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समोच्च कृषि जो है मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है। विश्वतीय क्षेत्र के किस भाग में रबड़ के सुविकसित बागान पाए जाते हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन क्या है आपका, मलेशिया। ठीक है, जितने भी लोगों ने मलेशिया बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि देशों के निम्नलिखित सेटों में से किसे गोल्डन क्रीसेट कहा जाता है। बताइए गोल्डन क्रीसेट किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों चीन है। जितने भी लोगों ने बताया है चीन को वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ठीक है, काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि चीन
चीन नहीं हो सकता है, भारत है, लेकिन भारत से बड़ा जो चीन है ये सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए, विश्व में सेबों का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, भारत, चीन। तो 74 नंबर प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है, यहाँ पर भी आपका चीन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे अधिक उत्पादन चीन करता है। मैं आपको बता दूं कि विश्व में सेबों का सबसे अधिक उत्पादन चीन में होता है और भारत में सबसे अधिक सेब का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। और उसके बाद भारत में जो और क्षेत्र आते हैं उनमें हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर है चीन सबसे अधिक उत्पादन करता है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? उत्पादन सबसे कहाँ होता है, सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ होता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका, विश्व में जो कॉफी है सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है ब्राजील में। ठीक है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राजील। मैं आपको बता दूं कि इसके उत्पादन का जो क्षेत्र है वो है लगभग 2 अरब के आसपास। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ, विश्व में कॉफी उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? ब्राजील है, सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील में होता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर लगभग 2 अरब 59 करोड़, कितना, 2 अरब 59 करोड़ 4,41,000 लगभग आप यहाँ पर देख सकते हैं। किलोमीटर में ये फैला हुआ है। आप सभी लोग अंकों को देख सकते हैं आसानी से यहाँ पे, ये क्षेत्रफल है उसका। विश्व में जो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन होता है वो ब्राजील में होता है और इतने वर्ग क्षेत्रफल में जो है ये फैला हुआ है, 2 अरब के आसपास है लगभग। आप सभी लोग एग्जैक्टली इसे देख सकते हैं, इसे कहीं पर नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं लगभग अपने अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा सूर्य तापन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृत उष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? तो आप सभी लोग देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए कि निम्न में से किसके द्वारा सूर्य तापन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृत उष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलवाष्प हो जाएगा। ठीक है, पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं? तो देखिए, पवन वेग को हम लोग किस यंत्र से मापते हैं? तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को बताया है, पवन वेग मापी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पवन वेग मापी जो है, इसी के माध्यम से हम लोग पवन वेग को मापते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि गरजने वाला चालीसा ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी पवन। गरजने वाला चालीसा पश्चिमी पवन से संबंध रखता है। तो देखिए, पश्चिमी पवन को वेग, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो पश्चिमी पवन है ये दक्षिणी गोलार्ध में उप उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय अस्थायी हवा को इनकी पश्चिमी दिशा के कारण जो है पछुआ पवन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है पछुआ पवन, जिसे हम लोग कहते हैं गरजने वाला चालीसा, तो ये लगभग 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि व्यापारिक पौने कहाँ से चलती हैं? तो आप सभी लोग देख सकते हैं व्यापारिक पौने जो हैं वो आपकी कहाँ से चलती हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका सी, जितने भी लोग यहाँ पर बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, उपोष्ण उच्च दाब से। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यापारिक हवाएं उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर प्राय निश्चित रूप से चलती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन पवनों को व्यापारिक पवन कहा जाता है?
बताइए दोस्तों, व्यापारिक पवन किन पवनों को कहा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है, यहाँ पे आप सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी की जो यहाँ पर पवन है उसकी बात की जा रही है। तो व्यापारिक पवन कहा जाता है, तो पश्चिमी पवन जितने भी लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ओलावृष्टि का कारण होता है। बताइए, ओलावृष्टि का क्या कारण होता है? जिनको भी पता है इसके बारे में जरूर बताएं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ओलावृष्टि का कारण होता है हिमानीकरण। हिमानीकरण यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ओलावृष्टि का कारण क्या है? हिमानीकरण। आप सभी लोग अच्छे से देख सकते हैं इसे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में की मात्रा में वृद्धि। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि जो है भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। कि भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना। औद्योगिक क्रांति के बाद जो है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान जो है कितना होगा? दोस्तों आप सभी लोग बताइए। तो यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सभी लोग जानते हैं ये चीज क्या होता है, ये जो है मनुष्यों द्वारा जो है छोड़ा जाता है, जो कि आपके वायुमंडल में जाता है। तो वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य छोड़ता है और ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर वायुमंडल। अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान, मतलब आपकी धरती का तापमान कितना होगा? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है, वर्तमान से कम हो जाएगा, तो वो बिल्कुल राइट है दोस्तों। जितने भी लोगों ने वर्तमान से कम हो जाएगा बताया है वो लोग बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर काफी सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है, वर्तमान से अधिक हो जाएगा। तो दोस्तों वर्तमान से कम हो जाएगा यहाँ का तापमान, ठीक है। आप सभी लोग देख सकते हैं। देखिए होता क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यदि नहीं होता है तो भूपृष्ठ का तापमान जो है वर्तमान समय में जितना है इससे कम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि चक्रवात कब होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चक्रवात कब होता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तो चक्रवात होता है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट है। निम्न में से कौन सी अनुन्मेय प्राकृतिक आपदा है? बताइए, निम्न में से कौन सी अनुन्मेय प्राकृतिक आपदा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका भूकंप। ठीक है, ये प्राकृतिक आपदा है। भूकंप जो है कभी भी आ सकता है, ठीक है। और चक्रवात, बवंडर और प्रभंजन, ठीक है, ये चीज प्रकृति के विरुद्ध भी किया जा सकता है, लेकिन आपका ये भूकंप जो है ये अनुमेय प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। और ये चारों के चारों प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन अनुमेय प्राकृतिक आपदा जो है वो आपका भूकंप है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसके बारे में अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, फिर से वही क्वेश्चन आपका आ गया, तो ब्राजील आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जितने भी लोगों को मैंने इसके क्षेत्रफल के बारे में बताया है कि क्षेत्रफल इसका कितना है, कितने क्षेत्रफल में ये उगाया जाता है, तो आप सभी लोग इसके बारे में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लगभग 2 अरब के आसपास है। चारागाह को पंपास कहा जाता है। बताइए, चारागाह को पंपास कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? अफ्रीका में कहा जाता है, या आपका दक्षिण अमेरिका में, या सी या डी? तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना के क्षेत्रों में पहले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। तो जो चारागाह के लिए प्रसिद्ध घास स्थल माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना के क्षेत्रों में। चलिए हातिम, अगला प्रश्न आपका क्या है? कोलकाता
तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के स्थलों को हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है पंपास, बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, आप सभी लोगों का राइट आंसर क्या है? पंपास। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण स्थलों को हम लोग क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध है। बताइए, अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए क्या चीज प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, शराब और शैंपेन के लिए अंगूर की खेती बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, और जो कि भूमध्य सागर एक ऐसा स्थान है जहां पर अंगूर की खेती की जाती है। कहाँ पर? भूमध्य सागर पर। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आप सभी को मैंने बताया भूमध्य सागर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं करता है? तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम, या आपका ऑप्शन नंबर सी भारत, या आपका बी या डी श्रीलंका, केन्या। तो आप सभी लोग जानते हैं 90 नंबर प्रश्न जो है, यहाँ पर भारत जो है बहुत ही ज्यादा चाय का उत्पादन करता है, जो कि असम क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में होता है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम जो है यह चाय का निर्यातक नहीं है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका अफ्रीका के घास के मैदानों का क्या नाम है? मैदानों का नाम क्या है? दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस है सवाना, पंपास। पंपास तो सभी को मैंने अभी बताया कि दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना नामक स्थान पर घास के मैदान से संबंध रखता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 91 नंबर प्रश्न में जो भी है बताने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर काफी सारे लोगों ने जवाब दिया है, लेकिन जो सही ऑप्शन है, जितने भी लोगों ने वेल्स बताया है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ भत्सक के नाम से जानी जाती है? तो देखिए, भत्सक के नाम से कौन सी बर्फ जानी जाती है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, चीनूक। ठीक है दोस्तों, चीनूक आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि देखिए सभी लोग फोकस से यहाँ पर ध्यान दीजिए, पढ़िए। बर्फ वर्षक चीनूक हवा है जो उत्तरी अमेरिका व कनाडा के पूर्वी ढलानों पर प्रभावित होने वाले गर्म एवं शुष्क पवन से संबंध रखता है। तो आपका चीनूक यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे गेहूं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसल के अंतर्गत जो है अरहर, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, ये सब फसलें आती हैं, और गेहूं जो है ये रबी की फसल है। ठीक है, गेहूं क्या है? रबी की फसल है। आप लोगों ने बचपन में जरूर पढ़ा होगा। और गेहूं जो है जून और जुलाई में बोई जाती है, और नवंबर और दिसंबर में इसकी कटाई होती है। तो सभी लोग इससे वाकिफ होंगे दोस्तों। ये गेहूं रबी की फसल है। अब किसी रवि इंसान की नहीं है कि रवि कोई इंसान है, उस रवि को खोजो, उसी रवि की फसल है। ठीक है, इसे रवि की फसल इसे कहा जाता है दोस्तों। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर देखिए, रवि जो वर्ड नाम वाला होता है, रवि वो होता है, ऐसे लिखा जाता है। रवि किसी का नाम अगर है तो रवि ऐसे रहेगा, और जो रवि की फसल होती है वो ऐसे होती है, रवि की फसल। ये रवि ऐसे लिखा जाता है, रवि की फसल। इसमें बा रहता है, उसमें वा रहता है। चलिए दोस्तों, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक नकदी फसल नहीं है? तो नकदी फसल कौन सी नहीं है? मूंगफली, कपास, चाय, ज्वार। तो नकदी फसल आपकी कौन सी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन नंबर डी, ज्वार। जितने भी लोगों ने बताया वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से जो है ज्वार जो है नकदी फसल नहीं है। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वह फसल जिसका उत्पादन व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है उसे हम लोग नकदी फसल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है व्यापार के उद्देश्य से जिसका, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी फसल नकदी फसल नहीं है। तो नकदी फसल के बारे में मैंने बताया कि वह फसल जिसका उत्पादन व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है उसे नकदी फसल कहते हैं। तो ज्वार का उत्पादन जो है इसके माध्यम से किया जाता है। तो आपको क्लियर हो गया ना? तो जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, एक प्रश्न आपको इसी तरीके से मिला था। तो यहाँ पर पंपास जितने भी लोगों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दक्षिण अमेरिका शीतोष्ण सारागाहो घास स्थल को पंपास कहा जाता है। इसका विस्तार जो है अर्जेंटीना, ब्राजील तथा उरुग्वे में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो आर्द्रता को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, आर्द्रता मापी। चीन सागर में आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है। तो दोस्तों, चीन सागर में आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम है आपका ऑप्शन नंबर डी, टाइफून। ठीक है, जितने भी लोगों ने टाइफून को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नॉर्वे स्टार या काला वैसाखी तड़ित झंझा एक बिजली युक्त तूफान है जो भारत तथा भूटान में आता है, भूटान तथा नेपाल में, या भारत और बांग्लादेश, या बांग्लादेश या म्यांमार। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका राइट आंसर है, आप सभी लोग बताइए। तो ये ऐसा तूफान है जो अधिकतर भारत और बांग्लादेश में आता है। निम्नलिखित में से कौन सी पवन जो है कौन सी पवनें जो है गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर क्षेत्र की ओर बहती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिराको। ठीक है, सिराको जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सिराको पवनें जो है गर्म धूल से लदी होती हैं और ये जो है सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ITCZ का असंक्षिप्त रूप क्या है। बताइए दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ITCZ का असंक्षिप्त रूप क्या है। तो 101 नंबर प्रश्न में दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, अंता उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है बिल्कुल राइट हो जाएंगे वो लोग। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि डोल ड्रम दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि डोल ड्रम दबाव क्षेत्र जो है किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं। किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है टुंड्रा वन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सबसे अधिक होता है। किसका दैनिक तापमान में अंतर सबसे अधिक होता है। तो 104 नंबर प्रश्न में दोस्तों जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है मरुस्थल, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मरुस्थल जो है इसका तापमान जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, किसका दैनिक तापमान अंतर में सबसे अधिक होता है, तो मरुस्थल का। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मरुस्थल का दैनिक तापमान अंतर सबसे अधिक होता है। मरुस्थल में जो है रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है और वही दिन में तापमान जो है कितना हो जाता है, 40 डिग्री से 50 डिग्री पहुंच जाता है। तो इसे थार मरुस्थल या सहारा मरुस्थल इत्यादि नामों से जानते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है वो आपकी है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जितने भी लोगों ने ए को बताया है पंजाब, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है यह एक दृष्टि छाया क्षेत्र है, तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यह एक दृष्टि छाया क्षेत्र है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कोहरा बादल कुहासा के उदाहरण हैं।
आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। कोहरा, बादल और कुआसा इसके उदाहरण क्या हैं दोस्तों? जितने भी लोगों को इसका जवाब पता है जवाब जरूर दें, ठीक है। जितने भी लोग इसके बारे में जानते हैं बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों जितना भी है, ज्यादातर लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है, एरोसाल, ठीक है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जितने भी लोगों ने बताया है। मेहनत करिए, सभी को फल मिलेगा उसका। एग्जाम आपका अच्छे से होगा, अभी सभी लोग तैयारी अच्छे से करें। यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है तो क्या कहलाएगा वो? तो आप सभी लोग देखिए और दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए वह बिंदु क्या कहलाएगा, ठीक है। आप सभी लोग इसका जवाब बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को बताया, फोकस, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त में जिस बिंदु पर सूर्य पर स्थित होता है तो उसे हम लोग सिर्फ फोकस कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें आपको पूछा जा रहा है कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाले कवच का काम करता है। तो बताइए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या समताप मंडल या ओजोन क्षेत्र या ग्रीन हाउस ट्रीम आपको बताना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अयोध्या आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 109 नंबर प्रश्न दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जी बी जो जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, समताप मंडल, ठीक है। समताप मंडल आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सभी लोग याद रखिए, गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई। नेपाल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.6 डिग्री सेल्सियस, 1.6 डिग्री सेल्सियस, 2.6 डिग्री सेल्सियस या 3.6 डिग्री सेल्सियस। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। कैपिटल पुराना आपका लोहा, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है 0.6 डिग्री सेल्सियस, गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में जो है 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, SAARP कृषि जो है केंद्र SAC किस शहर में स्थित है? तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे SAARP कृषि केंद्र, ये चीज आपका ढाका शहर में स्थित है, जो कि कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, तो आपका अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि मृदा निर्माण में अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो आप सभी लोग देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, जो आपका राइट आंसर है आप सभी के सामने है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सभी लोग बताने का प्रयास जरूर करें इसके बारे में। तो आपका राइट आंसर 112 नंबर प्रश्न में दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी वाला, ठीक है। जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप सभी लोग ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में जो है लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 113 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? रक्षक मेखलाएं, ठीक है। आपका बिल्कुल राइट है। खुद को मजबूत वर्ड आप बोलिए। आपका अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के एक प्राकृतिक अवरोधक का निर्माण करती है? देखिए यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है, आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से बहने बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोधक का निर्माण करती है। सभी लोग पूरे ध्यान से देखिए,
ठीक है, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपनी नजरों में आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग बताइए, ये आपका लास्ट प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, समोच्च रेखीय जुताई। ठीक है, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मृदा अपरदन को रोकने के लिए पहाड़ों पर समोच्च रेखीय जुताई की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो आपका यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।